नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीआईसी प्रोक्ता परीक्षा के लिए जीएस पेपर में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके यहाँ से परीक्षा में आने के काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो ये आपका अंतिम रिवीजन है भारतीय इतिहास का, जिसमें कुल 40 प्रश्न होंगे। और ये जीएस पेपर के लिए, जो कि आपको पता होगा, जीएस पेपर में 40 क्वेश्चन पूछा जाना है और आपके सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन का ये पेपर होगा, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगा। यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। परीक्षा इसका 19 सितंबर को ही आयोजित कराया जाएगा और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है यूपीपीएससी और यूपी गोल। तो आप जैसे ही यूपी और यूपीपीएससी का गोल सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारे रेफरल कोड एग्जाम लर्नर यदि आप यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते समय, तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और फ्री के वीडियो भी देखने के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हैं, एग्जाम लर्नर। तो अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यूपीपीएससी और यूपी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 2 मंथ मिलेगा, 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत जल्द प्राइस हाइक होने वाला है सब्सक्रिप्शन में, तो अभी आपको करेंट रेट में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारे रेफरल कोड यदि यूज करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग यदि सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द ले सकते हैं। और यहाँ पे करेंट अफेयर्स डेली 20 मिनट में 20 सवाल सभी यूपी एग्जाम के लिए कराए जा रहे हैं। टाइम है इसका 8 बजे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ये चलाया जाएगा। उसके बाद आरओ प्रीलिम्स बूस्टर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक सैटरडे को 10 बजे सुबह 2 घंटे का ये टेस्ट है। उसके बाद यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स का भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लोअर पीसीएस का भी है, आरओ का भी है। बैच कोर्सेज जो अवेलेबल हैं अनअकैडमी पे। ये यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल है, आपका देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मिशन खाकी कंप्लीट कोर्स है यूपीएसआई का, 31 अगस्त से बैच शुरू हो गया है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। फिर आपका ये है आपका यूपीपीएससी 2022 यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसेट का बैच 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। और 1 सितंबर से आपका लक्ष्य यूपीपीएससी 2022, ये 12 महीने में आपका मेंस और प्री दोनों की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। बैच जो अवेलेबल हैं अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यदि आप सब्सक्रिप्शन फीस चार्जेज यहाँ मंथ वाइज लेना चाहते हैं या फिर 6 महीने 1 साल का जो भी, तो आप हमारा यदि रेफरल कोड ये यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो आपको उसमें 10% का एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप लोग यूज़ जरूर कीजिएगा। और अनअकैडमी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अनअकैडमी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आज का, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहों के मंदिर दिए हैं? तो यहाँ पे 4 विकल्प है, आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा चंदेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो। चंदेल राजाओं के द्वारा ये मंदिर निर्मित आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। और इन मंदिरों का निर्माण देखा जाए तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था। और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर वो आपका सर्वोत्तम है। तो याद रखिएगा, खजुराहो पूछा जाए, ये खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और किसने निर्माण करवाया था, तो चंदेल ने। और कब इसका निर्माण हुआ, तो 950 से 1050 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मांडू का महल। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो मंदिर है,
भीमबेटका की गुफाएं हैं एवं सांची का स्तूप, ये सभी उसमें शामिल हैं। मांडू का महल इस सूची में शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था नरसिंह देव बर्मन के द्वारा, ये विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पे पुरी में स्थित है, उड़ीसा के पुरी में स्थित है कोणार्क का विशाल सूर्य देव मंदिर, जिसे नरसिंह देव वर्मन प्रथम, याद रखिएगा, नरसिंह देव बर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। और यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है और ये अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो ऑप्शन है कंबन, कुट्टन और नन्नय या फिर टिक्कड़। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा, कंबन। कंबन ने 12वीं शताब्दी में तमिल रामायणम या रामावतारम कह सकते हैं, इसकी रचना तमिल भाषा में इन्होंने की थी, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पे। तो पहला दिया गया पाणिनि, पाणिनि के द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी, ये क्या हो जाएगा, तीसरा। उसके बाद है वात्स्यायन, तो ये काम सूत्र इनके द्वारा लिखा गया है, बी का हो जाएगा पहला। और चाणक्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र, सी का हो जाएगा चौथा। और कल्हड़ के पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, डी का हो जाएगा दूसरा। 3, 1, 4, 2, तो 3, 1, 4, 2 आप देख सकते हैं पहला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं, एक तरफ यहाँ लेखक दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो भारवी की रचना कौन सा है? तो किरातार्जुनीयम, यानी कि ए का हो जाएगा दूसरा। हर्ष के द्वारा लिखा गया है नागानंद, बी का हो जाएगा चौथा। और कालिदास की रचना है मालविकाग्निमित्रम, सी का तीसरा हो जाएगा। और राजशेखर की रचना का नाम है कर्पूर मंजरी, डी का हो जाएगा पहला। 2, 4, 3, 1, तो 2, 4, 3, 1 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और सातवां प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन, नागसेन। पाली भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलिंद पन्हो की रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने अपने और राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में की, जिसमें हिंद यवन शासक मिलिंद, जिसे मिनेंडर भी कहते हैं, के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आठवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया दरबारी कवि, दूसरी तरफ राजा दिया गया है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो अमीर खुसरो ये किसका दरबारी कवि था? तो यह था आपका अलाउद्दीन खिलजी का, ये का हो जाएगा चौथा। कालिदास, तो कालिदास ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, बी का पहला। और हरिशेर, तो हरिशेर हो जाएंगे समुद्रगुप्त के समय में, सी का हो जाएगा दूसरा। और बाणभट्ट, तो बाणभट्ट हो जाएंगे हर्षवर्धन के समय में, डी का हो जाएगा तीसरा। 4, 1, 2, 3, तो 4, 1, 2, 3 आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो मत्तविलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन, सी विकल्प सही हो जाएगा। और यह एक संस्कृत नाटक है, इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है और यह एक जो है परिहास नाटक है, जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। तो याद रखिएगा मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन, जो कि पल्लव शासक हैं ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने? तो ये किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इसहाक सामी और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी, किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार प्रसार
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था और 1192 ईस्वी में यानी कि 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ ये भारत आए थे। उन्होंने अजमेर जो कि राजस्थान में है अपना निवास स्थान बनाया और 1236 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके प्रमुख शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो भारत में पूछा है चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने? बी ऑप्शन सही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और 11वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? 4 ऑप्शन है, इसमें एक सुमेलित है, वो बताना है कौन सा है। तो सी ऑप्शन देख सकते हैं आप, द्वैतवाद के संस्थापक हैं मध्वाचार्य, बिल्कुल सही है, यानी कि द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। अद्वैतवाद दिया गया है रामानुजम, तो गलत है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक देखा जाए तो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, न कि शंकराचार्य। उसके बाद है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य दिया गया है, तो ये गलत है आपका। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य। तो केवल सुमेलित है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध हो जाएगा चिश्तिया से, अभी आपको बताया गया है, ये का हो जाएगा तीसरा। शेख अहमद सरहिंदी, तो इनका संबंध हो जाएगा नक्शबंदी संप्रदाय से, बी का हो जाएगा चौथा। और सी है दारा सिको, तो दारा सिको का हो जाएगा आपका कादिरिया संप्रदाय से, सी का हो जाएगा दूसरा। और शेख शहाबुद्दीन का संबंध हो जाएगा सुहारा वर्दी से, तो डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1, 3 4 2 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे और इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1774 से 1785 तक था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था, ये विकल्प सही हो जाएगा। और भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था और प्रथम रेलवे लाइन ये आपका 1853 में बम्बई से थाड़े के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में ही बिछाई गई थी और ट्रेन भी चला था बम्बई से थाड़े के बीच। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कैनिंग के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के बाद लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दी गई थी? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इनका कार्यकाल था 1869 से 1872 तक। इनकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके भ्रमण के दौरान एक कैदी के द्वारा कर दी गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि प्रथम जनगणना भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1872 में मेयो के शासनकाल में ही हुआ था। और पूछा जाता है कि प्रथम दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि रेगुलर, तो वह लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था 1881 से। तो पहला जनगणना लॉर्ड मेयो 1872। अगला प्रश्न है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी का संबंध हो जाएगा आपका यहाँ पे व्यक्तिगत सिद्धांत से, यानी कि हड़प नीति से, ए का हो जाएगा, पहले का डी हो जाएगा यहाँ पे। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिक,
तो इनका संबंध होगा सती प्रथा के निषेध से। दूसरे का हो जाएगा ए। और लॉर्ड रिपन का संबंध हो जाएगा स्वायत्त शासन से, यानी लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो तीसरे का हो जाएगा बी। और लॉर्ड कर्जन तो बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था। चौथे का हो जाएगा सी, यानी कि डी ए बी सी जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो डी ए बी सी आप देख सकते हैं पहला ही विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो ये अपनाया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। और इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। और इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। और बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो वह थे पामस्टर्न। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से लेके 1858 ईस्वी तक था। और 1859 बाद में 1859 से और 1865 तक भी रहे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी कि धरती आबा कहा जाता था वह कौन था। तो वह थे बिरसा मुंडा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। काफ़ी फेमस है, हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोपला आंदोलन या मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था। तो ये केरल के मालाबार में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। और आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ ये किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुआ था 1857 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा था किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर। तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। और 23वां प्रश्न है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे विवेकानंद, राजा राममोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो बी ऑप्शन सही होगा, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत के नाम से इनको जाना जाता है। तो याद रखिएगा। और इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था। तो अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो ये किया गया था 14 वर्ष लड़कियों का और लड़कों का 18 वर्ष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1929 ईस्वी में अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु या सीमा कह सकते हैं 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 25वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी।
तो आप सबको पता होगा 1885 ईस्वी में, ए विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। ए.ओ. ह्यूम, इसका पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी, इनकी अध्यक्षता में किया गया था। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और 26वां प्रश्न है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो वह थे लॉर्ड डफरिन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, उसके समय में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन ही था। और डफरिन का कार्यकाल देखा जाए तो 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो उस समय गवर्नर जो था यानी कि वायसराय जो था वह लॉर्ड डफरिन था। और उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। टी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 तक मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के लिए ये अध्यक्ष चुने गए थे बदरुद्दीन तैयब जी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखिएगा, भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है। तो इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू एक प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और यदि पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो ये बनी थी एनी बेसेंट। लेकिन यहाँ पे भारतीय पूछा है। एनी बेसेंट 1917 में ही अध्यक्ष चुनी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, लेकिन भारतीय जब यहाँ पे पूछ लिया गया तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे, और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तो पंजाब केसरी पूछा जाए किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे, और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। ये उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई, और एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक या जन्मदाता कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। तो इनका नाम याद रखिएगा। तो इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो इनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। ये विकल्प सही हो जाएगा। काकोरी कांड, अब कांड नहीं कह सकते, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नाम चेंज कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है काकोरी कांड का नाम बदलकर। तो ये भी जो है आप करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था। और इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी
पकड़े गए थे, जिसमें ये चारे के सदस्य शामिल थे। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई थी। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी हुआ था, और रोशन सिंह को इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज वर्तमान हो गया है, प्रयागराज जेल में फांसी हुआ था, और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद, जो कि अब अयोध्या कर दिया गया, फैजाबाद जेल में इनको फांसी हुआ था। तो गोरखपुर पूछा है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय था, तो इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में, ए विकल्प सही हो जाएगा। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में पराधीन भारत और अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों के द्वारा गठित किया गया था, और पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। 33वां प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ये प्रथम भारतीय थे जो 1893 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फरवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। और 34 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, CR दास हैं, दादा भाई नौरोजी, तिलक, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ये सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। 35वां प्रश्न देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो यह आया था 1928 में, बी विकल्प सही होगा यहाँ पे। 1919 ईस्वी के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था, और आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष पहले ही नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार एवं विरोध किया, और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा था। साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था कहाँ से? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, दांडी से। महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी, जो कि गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है, पहुँचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ या प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1942। कहीं कहीं पर 8 अगस्त भी आपको मिलेगा। तो आपको बता दें कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई, और थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, और 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें नहीं थी।
तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 के हुआ था और इसी आंदोलन में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह थे क्लीमेंट एटली। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 तक था और इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। और अगला जो प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जे.बी. कृपलानी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत विभाजन के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक ये अध्यक्ष रहे थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। तो दोस्तों ये था आपका भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि जीआईसी प्रवक्ता जीएस पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से इतिहास में देखा जाए तो परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।